हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा चैप्टर 49 है, जैसे कि आप सबको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि चैप्टर 49 लेक्चर 1 रहेगा हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा ऑलरेडी, जो आपके डिस्प्ले पे भी शो रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टर्म, अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस, ड्यूटी एंड पावर, रिपोर्ट बाय जो कैग के द्वारा दिए जाते हैं, रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और प्रॉब्लम जो फेस है। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर को हम शॉर्ट बाय शॉर्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि 20 मिनट तक के लेक्चर रहेगा। इसको हम लेक्चर बाय लेक्चर, पार्ट बाय पार्ट, यानी कि डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम हाफ टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी के जो टॉपिक बच जाएंगे उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे लेक्चर 2-3 तक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेनली को ट्राई करेंगे कि 2 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। वैसे ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्वेश्चंस निकल के काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिगार्डिंग में जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप सबको याद होगा कि हमने प्रीवियस टाइम में प्रीवियस डे में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे ही डिस्कस किए। आप सबको ये भी पता होगा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वॉच डॉग की बात करते हैं तो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग आपको देखने को मिलता है। पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा आपको कैग देखने को मिलेगा, और जो चौथा आपको देखने को मिलेगा और जो चौथा वॉच डॉग देखने को मिलेगा वो इलेक्शन कमीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग माने जाते हैं। तो उसमें से ऑलरेडी हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस कर लिया, इलेक्शंस कमीशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट वॉच डॉग है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा कैग, जिसे हम शॉर्टकट में कैग कहते हैं। फुल फॉर्म आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आपको ये जो लेक्चर है हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। स्लाइड आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम से भी अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपना नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, तो ये आपको क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में इलेक्शंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, या हम बात करते हैं, ये सारे क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, यानी कि ये क्या है, स्वतंत्र है अपने काम को लेकर के। तो उसी तरीके से आपको क्या है, जो कैग है, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो उसकी जो ड्यूटी है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वो स्वतंत्र देखने को मिलेगा। अगर हम कैग की बात करते हैं तो अंडर आर्टिकल 48 के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, यानी कि आप ये भी समझ सकते हो कि आर्टिकल 148 से लेकर के 152 तक के बारे में जो आर्टिकल मेंशन है वो कैग के ऊपर ही मेंशन किया गया, यानी कि कैग के बारे में देखने को मिल जाएगा। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी क्या ड्यूटी होती है, अपॉइंटमेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि अंडर आर्टिकल 48 जो कहता है वो किसके बारे में कहता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कहता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो ये हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का। और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट इनकी की जाती है। इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम अगर हिंदी में बात करें तो उनको क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक भारत का कहते हैं, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया कि ये क्या रहते हैं, इंडिया के
ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के क्या रहते हैं, हेड रहते हैं, यानी कि इनके प्रमुख रहते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड ओवरसी द होल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बोथ फेडरल सिस्टम यानी कि फेडरल एंड स्टेट लेवल। फेडरल मतलब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल मतलब आपको पता ही है कि वो राज्य स्तर पे, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो गार्डियन का काम करता है जो पब्लिक है, यानी कि जो जनता है, जनता की जो धन है, जनता का जो पैसा है, पैसे को वो क्या करता है, उसकी देखरेख करता है। फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री के अंदर वो फेडरल और स्टेट लेवल पे। फिर बात करते हैं, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी जो काम होती है वो क्या रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे रहता है। तो ये ओवरव्यू था किसके बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। देखिए अब बात करते हैं जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनके अपॉइंटमेंट एंड टर्म यानी कि उनके जो कार्यकाल है और उनकी नियुक्ति के बारे में। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो कैग है यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, इनका जो टेन्योर होता है यानी कि जो टर्म होता है, आप यह कार्यकाल कह सकते हैं, या तो 6 साल के लिए होता है या तो वो 65 एज तक की उम्र में वो क्या करते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ऐसे समझिए, मानिए कि ये एक एक्स पर्सन है, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, कैग के तौर पे की जाती है। तो या तो वो क्या करेंगे, 6 साल तक अपनी सर्विस देंगे या वो तब तक सर्विस देंगे जब तक उनकी एज 65 तक पूरी ना हो जाए। तो ये 2 कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से केस में क्या है 5 साल और 65 62 ईयर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप कैग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो उनका 6 साल और 65 ईयर जो 65 ईयर्स तक वो क्या कर सकते हैं, टाइम अपने सर्विस दे सकते हैं। यानी कि जो उनकी एज होनी चाहिए वो 65 तक होनी चाहिए, यानी कि वो 65 एज तक वो अपनी सर्विस दे सकते हैं, या अगर वो 65 एज से पहले अपॉइंटमेंट होते हैं तो वो 6 साल तक वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है और उसकी एज अगर 52 है तो वो कितने साल तक सर्विस देगा, वो 6 साल तक सर्विस देगा। मान लीजिए किसी की एज 60 है तो वो क्या करेगा, 65 एज तक में वो क्या करेगा, यानी कि वो अपनी 65 उम्र 65 साल तक में वो क्या करेगा, अपने सर्विस देगा, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इनको जो रिमूव किया जाता है वो प्रेसिडेंट के ही द्वारा किया जाता है, लेकिन एक चीज और ये याद रखिएगा, सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस होता है, सेम उसी प्रोसेस से ही क्या है, कैग के हेड को हटाया जा सकता है। लेकिन वो हटाएगा किसके द्वारा, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट में इनके लिए हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है, एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, और वो रिजोल्यूशन दोनों हाउस में क्या होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए। और किस बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी के बेस पे ही कैग के जो हेड है उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कैग के बारे में। उनका जो टेन्योर है वो 6 साल या 65 साल की उम्र तक वो उनकी सर्विसेज रहती है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है दोनों हाउस के अंदर में। और किन केस बेसिस पे हटाया जा सकता है, या तो उन्होंने मिसबिहेव किया होगा, या वो इन कैपेसिटी यानी कि वो इनकैपेबल यानी कि वो सक्षम ना हो, इस बेसिस पे ही उन्हें क्या है, हटाया जा सकता है। फिर देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि वो कितना मतलब स्वतंत्र है। तो पहले बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो उनकी कार्यकाल है, कार्यकाल की सुरक्षा। तो कैग की बात करते हैं तो कैग को सिर्फ ओनली किस तरीके से, कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर के द्वारा ही क्या है, उन्हें हटाया जा सकता है। तो देखिए उनको जो हटाया जाता है तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उनका जो टेन्योर है, जो उनका टर्म है वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है। क्यों, क्योंकि उनको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों हाउसेस में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में ही क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और उनको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो देखिए उनको हटाने के लिए या तो उन्होंने जो बेसिक बात रखी गई है, या तो उन्होंने क्या किया हो, इनकी बिहेवियर क्या हो, मिसबिहेव हो किया हो, या वो असक्षम हो अपने पोस्ट को संभालने के लिए। तो इन कंडीशंस में ही क्या है, उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो आपका कैग है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी या अथॉरिटी है।
फिर अगर हम सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के द्वारा ही क्या है डिसाइड किया जाता है। और एक चीज ये याद रखिए कि जो कैग की जो सैलरी और जो सर्विसेज कंडीशंस है वो उसी तरीके से वही देखने को मिलेगा जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का देखने को मिलता है। उनके प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अनफेवरेबल अल्टरनेशंस इन सैलरी लीव पेंशंस और रिक्वायरमेंट एज ऑफ आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति के बाद जो भी वेतन है, छुट्टी है, पेंशन है या उनकी जो सर्विस एज है के आयु के प्रतिकूल परिवर्तन से क्या है वो उन्हें प्रोटेक्शंस मिलता है, उन्हें सुरक्षा परिवर्तनों से उन्हें क्या है सुरक्षित रखा गया, सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है। तो इस वजह से वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा। फिर देखिए फंडिंग एंड एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशंस इंक्लूडिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि वेतन और भत्ते यानी कि जो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया है तो भारत उसको क्या करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना इंक्लूडिंग जो भी सैलरी और अलाउंसेस है। और नो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री वोट इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब कि वित्तीय जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए संसद वोट के वो क्या है अधीन नहीं है। तो ये आपको फंडिंग और एक्सपेंशंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं यानी कि परामर्श की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब कंडीशंस टू सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आफ्टर द कंसल्टिंग विथ द कैग, मतलब कि राष्ट्रपति यानी कि जो कैग है, कैग से परामर्श यानी कि एडवाइस के बाद सेवा की जो भी शर्तें हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस की जो भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उसको वो क्या करते हैं निर्धारित करते हैं। फिर रिफ्लेक्ट कोलैबोरेशंस इन सेटिंग टर्म एंड कंडीशंस, यानी कि जो भी नियम है या उसके जो शर्त है उसको निर्धारित करने में भी वो क्या करते हैं सहयोग दर्शाते हैं। तो ये आपको क्या है परामर्श के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कैग कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय एनी मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो पार्लियामेंट के अंदर किसी भी मिनिस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मिनिस्टर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ कैग, यानी कि जितने भी जो मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्शन, किसके एक्शंस के लिए, कैग के एक्शंस के लिए, यानी कि कैग की कार्रवाई के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशंस के तहत। फिर देखिए अगर हम आगे बात करते हैं जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इनकी ड्यूटी क्या होती है और इनकी पावर्स की अगर बात करते हैं तो इनके पावर्स आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला जो पावर देखने को मिलेगा ऑथराइजेशंस एंड लेजिस्लेशन, दूसरा ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अभी मैंने बताया अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज, ये इनकी क्या है ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथराइजेशंस एंड लेजिस्लेशन, जिसे हम प्राधिकरण और विधान भी कहते हैं। देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 149 के तहत अगर बात करते हैं तो इन्हें पावर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर जो कि डिफाइन करते हैं कैग की ड्यूटी और उनके पावर को, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल 149 है वो क्या करता है, डिफाइन करता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की क्या पावर होगी और क्या ड्यूटी होगी। तो देखिए अगर कैग की बात करते हैं ड्यूटी, पावर, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 इन एक्ट बाय द पार्लियामेंट स्पेसिफिक रूल, मतलब क्या है, देखिए जो भूमिकाओं को निर्देशित करने के लिए संसद के द्वारा कैग यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात करते हैं तो उनके कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 अधिनियम नियमित किया गया है। फिर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ऑडिट्स अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट फंड एंड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये समझिए कि जो कैग का जो काम होता है हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी जो कॉन्सुलेटेड फंड यानी कि जो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया है, स्टेट फंड है या यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर असेंबली की बात करते हैं तो जो ऑडिट अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कहाँ से, जो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं या स्टेट फंड से लिए जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग में आपको काम देखने को मिलेगा। एग्जामाइंस यानी कि जांच करना जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं किए जा रहे हैं कहाँ से, कंटीजेंसी फंड ऑफ कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया
एज यानी एज वेल एज रिस्पेक्टिव स्टेट फंड, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आसिमिकता निधि है और निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ संबंधित राज्य के निधि में व्यय की जांच करना, एग्जामाइन करना, ये भी क्या है, काम है ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। फिर देखिए यहाँ पे सरकारी विभागों के खाते, सरकारी विभाग यानी कि अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट है तो उसको क्या करना है, जैसे ऑडिट, ट्रेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडरी अकाउंट ऑफ जनरल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ये सारे इन सबको क्या करना, देख रेख करना, ऑडिट करना, ये भी काम किसका देखने को मिलेगा, अकाउंट कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का देखने को मिलेगा। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट्स की बात करते हैं तो ये जो ऑडिट्स है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों सेंट्रल और जो इंडिविजुअल स्टेट होते हैं तो उसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि केंद्र और जो अलग अलग राज्य दोनों की जो प्राप्तियां और जो व्यय का क्या करना, ऑडिट करना, ये भी काम होता है कैग का। फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज की बात करते हैं, जैसे वो ऑडिट्स करता है जो भी फाइनेंशियल बॉडीज होती है, लाइक जैसे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, यानी कि सब्सटेंटली फाइनेंस्ड सेंट्रल और स्टेट का, या हम इसमें इंक्लूड्स रहते हैं जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है या करप्शन हो गई या जो भी अदर इंटेंटिव्स है रिक्वायर्ड टू द बाय रिलेवेंट लॉ। तो ये सारे काम आपको किसका देखने को मिल जाएगा, ऑडिट ऑफ फाइनेंस्ड बॉडी का जो वर्क है ये भी कैग का ही देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं ट्रांजैक्शन ऑडिट्स का, ट्रांजैक्शंस यानी कि जो भी लेन देन है लेखा परीक्षा का वो भी देखने को मिल जाएगा, ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना। तो जो भी ऑडिट्स है वेरियस ट्रांजैक्शन, जैसे कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड हुआ, जो भी डेबिट है या स्किंग, यानी कि आप कह सकते हैं स्कैनिंग फंड्स हैं, डिपॉजिट है, एडवांस है, सस्पेंशंस हैं अकाउंट्स के रिगार्डिंग में, या हम रेमिटेंस बिजनेस के रिगार्डिंग में, तो ये सारे काम जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ऑडिट करना किसका काम होता है, कैग का काम होता है। इसमें इंक्लूडिंग और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑडिटिंग जो भी रिसिप्ट्स है, स्टॉक अकाउंट्स हैं, ये सब देखने को मिल जाएगा। और ये अप्रूवल देते हैं किसको, ये अप्रूवल रहता है साथ में किसके, प्रेसिडेंट का अप्रूवल साथ में रहता है, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, जब उनकी जरूरत होती है। फिर ऑडिट ऑफ अदर अथॉरिटीज की बात करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं जो भी ऑडिट्स है ऑफ अकाउंट्स फॉर अथॉरिटीज लाइक लोकल बॉडीज व्हेन रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर के बेस पे जब वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए अदर ड्यूटीज की, दिस ड्यूटीज एंड पावर की बात करते हैं तो ग्रांट द कैग द अथॉरिटी ऑफ सुरेनिटाइज एंड यानी कि इनसिक्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस various government entities, department and transactions, contributions to transparency and adherence to financial regulations। मतलब ये कर्तव्य और जो शक्तियां हैं कैग को विभिन्न, यानी कि जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉराइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, या जो भी लेन देन है उसकी जांच करने, और जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है या आप कह सकते हैं जवाबदेही है को सुनिश्चित करने, ट्रांसपेरेंसी और जो फाइनेंशियल जो नियम है यानी कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं को पालन करने में योगदान देने का अधिकार इन्हें दिया गया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या, जो ड्यूटीज और पावर हैं किसके, ऑडिटर जनरल के। अब बात करते हैं जो अदर जो कैग की जो ड्यूटी है, पावर है, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ अकाउंट फ्रॉम आर्टिकल 150। अब इन शॉर्ट ये समझिए कि देखिए आर्टिकल 150 क्या कहता है, आर्टिकल 150 ये कहता है कि जो कैग है वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को ऑन द फॉर्म ऑफ विच अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट शुड बी मेंटेन। फिर कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, यानी कि जो लेखांकन प्रथाओं को मानकीकरण और दक्षता में भी वो क्या करता है, अपना योगदान देता है, अपना रोल प्ले करता है। फिर सबमिशंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 151 में। तो ये क्या करता है, सबमिट्स करता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन सेंट्रल अकाउंट किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट प्लेस दिस रिपोर्ट बिफोर द बोथ हाउसेस। फिर उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो रखते हैं। स्टेट के खाते पर बात करते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सौंपी जाती है, गवर्नर को दी जाती है, ये आर्टिकल 151 में कहा जा रहा है। फिर देखिए गवर्नर ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से
प्रेसिडेंट दोनों हाउस में रखता है, तो गवर्नर भी क्या करता है, अपने स्टेट लेजिस्लेचर में वो अपने रिपोर्ट को क्या करता है, सबमिट करता है। जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली दोनों है तो सिमिलर उसी प्रोसेस से आपको देखने को मिल जाएगा। जो ऑडिट है इनहेंस करता है वो जो भी ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द ऑडिट फंडिंग। तो ये कुछ रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा जो पावर और फंक्शंस रहते हैं ऑडिटर जनरल के पास। फिर देखिए अगर बात करते और क्या पावर देखने को मिल जाएगा, जैसे तो अगला जैसे सर्टिफिकेशंस ऑफ नेट प्रोसीड्स आर्टिकल 279, यानी कि जो शुद्ध आय का जो प्रमाणीकरण ये आपको आर्टिकल 279 के तहत मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि किसी जो भी कर है या जो भी शुल्क है, यानी कि जो भी आपको देखो सेंटिफाइज या जो नेट प्रोसीड्स देखने को मिलेगा, कोई भी टैक्स और ड्यूटी का आप इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी कर या शुल्क यानी कि टैक्स या जो ड्यूटी है कि जो शुद्ध आय का पता लगाना, नेट प्रोसीड्स करना, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो जो शुद्ध आय यानी कि जो आपका नेट प्रोसीड्स है, इससे तात्पर्य है कि जो भी संग्रह की लागत है घटा करके यानी कि एकत्र की गई जो भी राशि, जो भी कलेक्शंस ऑफ कॉस्ट है, कैग की बात करते हैं तो वो सर्टिफिकेशंस ऑफ जो भी नेट प्रोसीड्स है उसको कंसाइडर करना, फाइनेंशियल एडिंग क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल असेसमेंट, तो ये सारे काम किसके तहत दिए गए हैं, तो आर्टिकल 279 के तहत कॉन्सुलेटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास देखने को मिल जाएगा। कंप्लेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स, तो अगला देखिए फिर बात करते हैं कि जो भी कंप्लेंस है या मेंटेनेंस की बात करते हैं अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इन्वॉल्व रहता है इसमें ऑडिट एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि इसमें खातों व ऑडिट और विभागीकरण इसमें शामिल होते हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग एट द स्टेट लेवल, यानी कि राज्य स्तर पर जो भी संगठित वित्तीय रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग करने का योगदान रहता है, ये सारे इनके पास क्या है आपको, और जो इनकी ड्यूटी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं दिस एडिशनल ड्यूटीज की बात करते हैं, यानी कि जो भी ये अतिरिक्त जो कर्तव्य हैं या जो शक्तियां हैं नियंत्रित और जो महालेखक परीक्षक यानी कि कैग की अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए। जैसे कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस किया, और डिस्कस किया हमने उनकी जो ड्यूटी है और उनकी पावर, और जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उसके बारे में। आपको जो लेक्चर 2 मिलेगा इसमें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और उनके द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं उसके बारे में हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखिए वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, बट आज हमने पॉलिटी का 49 चैप्टर डिस्कस किया है, वो कंप्लीट हम चैप्टर 2 में लेक्चर 2 में कर लेंगे। लेकिन आप टेंशन ना ले, आपको नेक्स्ट क्लास में या जब आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एमसीक्यू की वीडियो देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है वीकली करंट अफेयर की वीडियो, वो कुछ दिनों में आपकी फिर से कंटिन्यू स्टार्ट होने लगेगी। थोड़ी सी बैकग्राउंड कुछ इशू है जिसकी वजह से आपका वीकली करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ रही है, जल्द आपका वो भी आपको फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।